हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 14 हमने फिनिश कर लिया है और हमने पिछले वीडियो में बहुचयनात्मक और अतिलघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तरों को भी देखा। बच्चों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, रेडी हो जाएंगे अपना पेन, बुक और नोटबुक लेकर और मेरे साथ में हल करते रहेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहला लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, जनसंख्या संरचना से क्या तात्पर्य है? बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 14 में भी हमने पढ़ा कि जनसंख्या संरचना के बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे कि ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, लिंगानुपात, आयु संरचना, साक्षरता, भाषाई, धार्मिक और प्रजातीय विभिन्नता। ठीक है बच्चों, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? यही सब कुछ आएंगे जो कि जनसंख्या संरचना के घटक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर लेंगे ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या, साक्षरता, आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, जिसे हम लिंगानुपात भी कहते हैं, और जनसंख्या का प्रजातीय, भाषाई और धार्मिक संगठन। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको लघुत्रात्मक प्रश्न के अंतर्गत इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे और बहुत ही कम शब्दों में इसका आगे वर्णन भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लेंगे इसका वर्णन। जनसंख्या संरचना से तात्पर्य: जनसंख्या संरचना किसी क्षेत्र में निवासित जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रदर्शित करती है, जिसमें आयु, लिंग, निवास स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातियां, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा तथा व्यावसायिक विशेषताओं आदि का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17, लिंगानुपात को परिभाषित करते हुए इसका महत्व बताइए। बच्चों, आप जान चुके हैं कि लिंगानुपात का क्या अर्थ होता है। लिंगानुपात का अर्थ होता है पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या का अनुपात। ठीक है बच्चों, भारत में जो फॉर्मूला है लिंगानुपात ज्ञात करने का, वो क्या है? स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। और बच्चों, बात रही इसके महत्व की, तो यदि किसी भी देश में या प्रदेश में या हम किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं तो लिंगानुपात यदि संतुलित अवस्था में होता है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भी उतनी है, तो इसका मतलब क्या है? आदर्श संतुलन है। लेकिन बच्चों, कई देशों में ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि भारत जैसे देश में, कि यहाँ पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो संख्या है वो कम है। इसका मतलब हम जान सकते हैं कि समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, इसीलिए लिंगानुपात में गड़बड़ पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो लिख लेंगे इसका उत्तर हम। जनसंख्या में स्त्री पुरुषों की संख्या के अनुपात को हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक 1000 पुरुषों पर हम स्त्रियों की संख्या को हम यहाँ पर काउंट करते हैं। इसमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। ठीक है बच्चों, लिंगानुपात का हम सूत्र यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। कुल स्त्रियों की जनसंख्या बटा कुल पुरुषों की जनसंख्या और गुणा करना है हमें 1000 से। बच्चों, कई विद्यार्थी परीक्षा में इसे 100 लिख देते हैं, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गुणा 1000 होता है। आगे बढ़े और देखेंगे लिंगानुपात का महत्व। किसी देश की अर्थव्यवस्था एवं समाज के विकास तथा जीवन स्तर में लिंगानुपात एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। लिंगानुपात जनसंख्या के गुणात्मक पहलू को व्यक्त करता है। जी हाँ बच्चों, संतुलित अवस्था में यदि लिंगानुपात है तो इसका मतलब क्या है कि समाज में किसी भी प्रकार की स्त्रियों के प्रति अत्याचार नहीं होता है, स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और वहाँ पर भी जितना सम्मान पुरुषों को मिलता है उतना ही सम्मान स्त्रियों को भी मिलता है। ठीक है बच्चों, तो लिंगानुपात का जनसंख्या की वृद्धि दर, वैवाहिक स्तर, व्यावसायिक संरचना पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी क्षेत्र के भौगोलिक विश्लेषण में इसका बहुत अधिक महत्व है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, भारत में लिंगानुपात कम होने के क्या कारण हैं? देखिए बच्चों, भारत में बालिकाओं को बालकों की अपेक्षा वरीयता नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से भारत में लिंगानुपात कम है। इसके अलावा बच्चों, महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति भी नहीं होती है। देखते हैं, बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण पढ़ते हैं, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों के जन्म को प्राथमिकता देना।
ठीक है बच्चों, आप यदि आसपास अपने समाज में नज़र दौड़ाएंगे तो आपको महसूस होगा कि सच में ये बात बिल्कुल ही सही है कि बालिकाओं के जन्म पर खुशी जाहिर नहीं की जाती है, जबकि बालक के जन्म पर खुशी जाहिर की जाती है। दूसरा कारण है बाल विवाह का हो जाना, समाज में स्त्रियों का निम्न स्तर होना, बालिका शिक्षा का अभाव, सामाजिक कार्यों में पुरुषों की प्रधानता, और छठा कारण है बढ़ता नगरीकरण। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से अपना उत्तर लिखेंगे। बच्चों, जब हम इसका चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी कि जब लिंगानुपात का वीडियो हमने पढ़ा था, तब हमने इन सभी कारणों को विस्तार से भी जाना था। आगे बढ़े बच्चों और देखेंगे प्रश्न संख्या 19। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात साक्षरता में वृद्धि होने के मुख्य क्या कारण रहे? बच्चों, आज़ादी से पहले भारत में साक्षरता और स्पेशली महिला साक्षरता की स्थिति बहुत ही दयनीय दशा थी, लेकिन बच्चों धीरे धीरे सुधार आया और साक्षरता में वृद्धि हुई। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम देश में स्वतंत्रता के पश्चात साक्षरता में वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है अर्थव्यवस्था का प्रसार होना, दूसरा है लोगों का जीवन स्तर उच्च होना और देश में नगरीकरण का बढ़ता स्तर, और चौथा है बच्चों जातीय भेदभाव में कमी आना। बच्चों, ये चारों प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से देश में आज़ादी के पश्चात साक्षरता के स्तर में वृद्धि हुई। आगे बढ़े बच्चों और देखेंगे पांचवा कारण समाज में स्त्रियों की स्थिति में सुधार होना, छठा शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि होना तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता का बढ़ना। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों के मन में ये बात आती जा रही है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देश में यातायात एवं संचार साधनों का विकास होना। बच्चों, ग्रामीण जनसंख्या जो कि गाँव में पूरी की पूरी पढ़ाई नहीं कर पाती है, अब वो यातायात और संचार के साधनों के विकास की वजह से उच्च शिक्षा भी ले पाएगी। देश का तकनीकी विकास होना और सार्वजनिक नीतियों में साक्षरता पर बल देना। बच्चों, प्रारंभ से ही भारत सरकार की नीतियां ऐसी रही है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। आगे बढ़े बच्चों और देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। सन 2011 के अनुसार भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है? बच्चों, कौन सा राज्य है ऐसा? नंबर 1 तो आपको याद हो ही चुका होगा, हिमाचल प्रदेश, जहां पर राज्य की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा अनुपात किसका है? ग्रामीण जनसंख्या का है। तो लिख लेते हैं बच्चों इस टेबल से हम। सबसे पहले नाम आता है हिमाचल प्रदेश का, यानी 89.96% जनसंख्या कैसी है वहाँ पर? ग्रामीण जनसंख्या है। बिहार 88.70%, असम में 85.92%, उड़ीसा की बात करें तो 83.32%, मेघालय में 79.92%, उत्तर प्रदेश में 77.72% और अरुणाचल प्रदेश में 77.33%। ठीक है बच्चों, तो ये 7 प्रमुख राज्य हैं जहां पर विशाल ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे निबंधात्मक प्रश्न, और ये प्रश्न संख्या है 21। भारत में जनसंख्या की संरचना का विश्लेषण कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में हमने इसको लघुत्रात्मक रूप में पढ़ा था और अब हम इसे पढ़ेंगे निबंधात्मक रूप में। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि निबंधात्मक प्रश्नों के अंक भी बड़े होते हैं, उत्तर भी बड़ा तो अंक भी बड़े। तो बच्चों, आपको इसको विस्तार से लिखना है। हमने यहाँ पर आपको एक वृत्त आरेख के अंतर्गत इसको बताया है। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेती हूँ। बच्चों, परीक्षक को प्रभावित करने के लिए आप यदि इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, और एक एक करके फिर आपको इसका विस्तार से वर्णन भी करना है। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के बारे में। ठीक है बच्चों, और उसमें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात बताएंगे। आप वर्षों के अनुसार इसमें तुलना करते चलेंगे कि वर्ष 1901 में कितनी ग्रामीण जनसंख्या थी और वर्ष 2011 में कितनी ग्रामीण जनसंख्या हो चुकी है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, ये सब कारण आपको इस बिंदु के अंतर्गत बताने होंगे। ठीक है बच्चों, अगला आएगा साक्षरता। बच्चों, वही बात है, यानी कि वर्ष 2011 और 1901 के आंकड़ों की तुलना की जाएगी और साक्षरता का जो क्षेत्रीय प्रतिरूप है उसका भी विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तीसरा बिंदु आएगा आयु वर्ग का। तो बच्चों, 3 आयु वर्ग हैं, हम जानते हैं, बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। ठीक है बच्चों, तो 2011 और 1901 के आंकड़ों की आप तुलना करेंगे। स्त्री पुरुष अनुपात यानी कि लिंगानुपात, हमारे पास सारे डेटाज अवेलेबल हैं 1901 से 2011 के, और आपको बच्चों इसमें वर्षों के अनुसार तुलना करनी है कि कौन से ऐसे वर्ष रहे जहां पर लगातार गिरावट दर्ज की गई और ऐसे कौन से दशक थे जिनमें
स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो बढ़ता हमें दिखाई दे रहा है। अगला है बच्चों जनसंख्या का प्रजातीय, भाषाई और धार्मिक संगठन। बच्चों इनका भी आपको विस्तार से वर्णन करना है। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप आप वर्णन करेंगे तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़े बच्चों और देखेंगे प्रश्न संख्या 22। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारत में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या के बदलते स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। बच्चों हमें क्या करना है कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का किस प्रकार से वर्ष 1901 से या फिर 1921 के आंकड़े हमने लिए हैं, 2011 तक के आंकड़े लिए हैं कि किस प्रकार उनका जो स्वरूप है वो बदलता जा रहा है, किस प्रकार ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित होती जा रही है, यानी कि नगरों में लोग रोजगार की वजह से और अन्य कारणों से बसते जा रहे हैं और ग्रामीण जनसंख्या कम होती जा रही है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारणों को भी विस्तार से समझाइए। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए हल करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप इस प्रकार से टेबल बनाएंगे और 1921 से हमने आंकड़े लिए हैं इसमें कि किस प्रकार से ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, करोड़ों में 22.32 करोड़ थी और बच्चों नगरीय जनसंख्या कितनी थी, 2.81 करोड़ थी। और बच्चों कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, 11.20%। ठीक है बच्चों, वर्ष 1931 की बात करें हम तो नगरीय जनसंख्या कितनी हुई, 12% हुई। 1941 में ये 13.80 हो गई और 1951 आते आते ये और बड़ी 17.30% हो गई। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सुधार हुआ है। फिर उसके बाद में बच्चों वर्ष 1961 में 18% और 1971 में 19.90% हो गई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और वर्ष 1981 में ये 23.40%, वर्ष 1991 में 25.70% और 2001 में 27.80% और 2011 तक आते आते नगरीय जनसंख्या कितनी हो गई बच्चों, 31.16%। और बच्चों हम देख सकते हैं कि वर्ष 1921 में कितनी थी, 11.20% और 2011 में 31.16%। ठीक है बच्चों, तो करीब करीब 20% जनसंख्या ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में पहुंच चुकी है। बच्चों कितनी आबादी है भारत की, 121 करोड़ के लगभग आबादी है, उसमें से 83.31 करोड़ लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं और 37.71 करोड़ लोग कहाँ रहते हैं, शहरों में यानी कि नगरों में रहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भारत में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण। बच्चों जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, रोजगार का अभाव। जी हाँ बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव होने की वजह से लोग कहाँ पलायन कर जाते हैं, नगरों में पलायन कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव और नगरों में गाँव की अपेक्षा अधिक सुविधाएं। तीसरा है बच्चों नगरीय आकर्षण। चौथा है शिक्षा का प्रसार। पांचवा है औद्योगिकरण। छठा है बच्चों परिवहन एवं संचार साधनों का विकास। सातवां है कृषि का अलाभकारी होना और आठवां है लघु एवं कुटीर उद्योगों की समाप्ति। बच्चों जब हमने इसका वीडियो बनाया था तब हमने इनका विस्तार से वर्णन किया था, तो आप उस वीडियो को एक बार फिर से सुन लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न संख्या 23। भारत में साक्षरता के प्रतिरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए। बच्चों ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि भारत में साक्षरता के आंकड़े हमारे पास प्रारंभ से ही हैं। बच्चों 1901 से लेकर 2011 के आंकड़े हैं और इनके माध्यम से ही हम इस प्रश्न का हल निकालेंगे। बच्चों 1901 में कितनी साक्षरता है भारत में, 5.35% और 2011 तक आते आते कितनी हो गई है, 74.04%। उसी प्रकार बच्चों महिला साक्षरता में भी बहुत वृद्धि हुई, जहां पर मात्र ये 0.60% थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 65.46% हो चुकी है। तो बच्चों महिला साक्षरता में जबरदस्त उछाल आया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता और कुल साक्षरता भी 100% हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से टेबल बनाएं और प्रत्येक दशक की तुलना करेंगे। उसी प्रकार बच्चों आप इस प्रकार से औसत साक्षरता के आधार पर कितनी है औसत साक्षरता भारत की, 74.04%। उसके आधार पर राज्यों का वर्गीकरण करेंगे, राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्य और राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्य। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से अपनी टेबल बना सकते हैं, जैसे कि केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम कौन से राज्य हैं, राष्ट्रीय साक्षरता से अधिक साक्षरता वाले राज्य हैं। उसी प्रकार बच्चों राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्य हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से अपनी टेबल बनाइए और अपने उत्तर को अधिक प्रभावी बनाइए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ही हमारा लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न यहीं समाप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 14 पूरा फिनिश हो गया है। अब हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर भली भांति समझ में आया होगा। और बच्चों, आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। आप अपना होमवर्क भी कीजिए। बच्चों, परीक्षाएं नज़दीक है, तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें। तो बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ में। थैंक यू।